अब आपके शहर में भी हमारा मिलना हो सकता है। फिलहाल मैंने दिल्ली और लखनऊ में मिलने का जो है वो कार्यक्रम बनाया है। अगर आप मिलना चाहते हैं, निसंदेह आसानी से मुझसे मिल सकते हैं अपने ही शहर में। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है पंढरपुर महाराष्ट्र से और इनका डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1989, रात को 1:15, पंढरपुर महाराष्ट्र। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में, जैसा कि मेरे नियमित दर्शक जानते हैं, कि मैं सबसे पहले बताता हूं मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बड़ी अद्भुत बात कही, जो गायत्री मंत्र को लेकर के है। जो व्यक्ति सिर्फ 100 बार या कम से कम 10 बार या 11 बार गायत्री मंत्र का नित्य प्रतिदिन जप करता है, उसके कई जन्म के पाप कटने लगते हैं, कट जाते हैं। वो स्वस्थ हो जाता है शरीर से, बुद्धि से, आत्मा से और चिंतन से। निश्चित रूप से ये बहुत ही प्रेरणादायक तो होता ही है। ये आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, समस्त वेदों के पढ़ने के बराबर का फल देने वाला ये गायत्री मंत्र है। इसकी महिमा बड़ी बताई गई है शास्त्रों में। आइए विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग से परिचय करा दूं। इनका जन्म माघ माह में हुआ है। माघ वाले जो होते हैं जातक, वो बड़े ही बब्बर होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। उनको किसी के द्वारा दिया गया कोई भी वस्तु पसंद और अच्छा नहीं लगता है। उत्तरायण में जन्मे हैं ये, फरवरी में उत्तरायण जन्म है। वसंत ऋतु, रविवार, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति के पास आत्मविश्वास और पिता का सुख बहुत अच्छा रहता है। इतना ही नहीं, रविवार को जन्मे होने से व्यक्ति समाज सेवी और समाज का पोषक भी होता है। परिवार की भांति और परिवार के ज्येष्ठ होने के कारण, या कई बार ज्येष्ठ की भांति, व्यक्ति सबकी सुरक्षा का इंतजाम भी करता है। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से स्त्री संतति या संतति में थोड़ी दिक्कत होती है, या कई बार शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, सुखी बनाते हैं। मानसिकता बड़ी ही शांत और प्रलब्ध होती है। आगे बढ़कर के मैं अगर इनकी कुंडली में आगे बताऊं, आश्लेषा में इनका जन्म हुआ है। यह नक्षत्र बहुत ही एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें जन्मे जातक सदैव ही किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं। और ये नक्षत्र ऐसा है जो कई बार व्यक्ति को, जब कभी भी शनि, मंगल, राहु, केतु या फिर कुंडली के मारक ग्रहों की दशाएं चलती हैं, जैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए मारकेश होते हैं शुक्र, और बहुत अच्छे भाव के अधिपति होने के कारण देवगुरु बृहस्पति, इसमें लग्नेश के परम मित्र होने के कारण इस कुंडली में बड़े अच्छे भाव के स्वामी हुए, और इस कारण से उनको इस कुंडली का योग कारक या कारक ग्रह कहा जाएगा। इसके साथ वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सूर्य और चंद्रमा भी बड़े अच्छे भाव के अधिपति होते हैं। इस वजह से वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए चंद्र, सूर्य, मंगल और देवगुरु बृहस्पति, इन चारों ग्रहों की महत्ता कुंडली में मजबूत होने के कारण बड़ी अच्छी और काफी उपयोगी भी हो जाती है। चंद्रमा अपनी राशि में, सूर्य दशम भाव के अधिपति होकर के दशम को देख रहे हैं, पर राहु के संग हैं, शनि से दृष्ट हैं, और इस भाव के अधिपति इसको देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति का राजनीति में बोलबाला रहता है। कई बार उसके परिवार में, उसके खानदान में बड़ी लोग राजनीति से प्रेरित होते हैं, पर व्यक्ति जब स्वयं के बल पे वो सब कुछ करना चाहता है तो शायद उतना आगे नहीं बढ़ पाता है जितना उसकी इच्छा होती है। क्लियर है? शोभन योग आश्लेषा नक्षत्र पे चर्चा कर रहा था। आश्लेषा नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं वो एक जैसे कभी नहीं होते। उनकी मति बुद्धि बदलती रहती है। बहुत जल्दी उतावले भी होते हैं। क्रोध और रुग्णता थोड़ी बहुत रहती है। शरीर में दर्द बहुत होता है, और आए दिन ये दर्द कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई बार बहुत कम हो जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को सर्पदंश, बिच्छू, मधुमक्खी आदि के काटने का भय बड़ा होता है। इनको कई बार सिंह वाले जानवरों से भी बड़ा बच करके रहना पड़ता है। एडवेंचर करने से बचना होता है। नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, पहाड़ों पे, जंगलों में
इन सभी जगहों पे जाने से बचना चाहिए। आश्लेषा के बारे में ये बात हो रही है। ऐसे लोगों को सदैव ही अपने घर में नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, और अगर बन पड़े तो शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार के असहनीय दर्द को कम और खत्म करने के लिए और उससे अपनी पीड़ा को, अपने शरीर की पीड़ा को शांत करने के लिए नाग पंचमी के दिन मिट्टी का नाग बना करके उसकी विधिवत धूप दीप नैवेद्य आदि भोग राग की व्यवस्था करके बढ़िया उनकी पूजा करके वस्त्र दान करके उनको नदी में प्रवाहित करना चाहिए। और कम से कम उस दिन अगर हो सके तो भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का कम से कम 10,000 बार जप करना चाहिए। उस दिन से आप लगातार ये 10 दिन भी कर सकते हैं। एक दिन में अगर 1,000 भी जप कर लेते हैं तो, अगर वो मंत्र आपको नहीं पता होगा तो मुझे मेरे यहाँ ऑफिस में बात करेंगे तो आपको वो मंत्र दे दिया जाएगा, लेकिन वो मंत्र आपको खुद से ही जपना होगा। जो आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोगों को इस नक्षत्र में जन्मे होने के दुष्परिणाम के प्रभावों को खत्म और समाप्त करने के लिए नाग देवता की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन अपने अगर आश्लेषा नक्षत्र में हो सके तो निश्चित रूप से कोई ना कोई साधन अवश्य करना चाहिए। अगर हो सके तो तांबे का नाग भी किसी मंदिर में अर्पित करना चाहिए। इससे भी आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे होने का दुख दोष दूर होता है। ये एक उपाय है जो निश्चित रूप से हमें कर लेना चाहिए। शोभन योग में जन्मे होने से व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानी और शोभायमान होता है। जैसा नाम होता है वैसे ही योगों का परिणाम भी होता है। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के जन्मे होने से व्यक्ति सूदखोरी करने वाला नहीं है, किसी को धोखा देने वाला नहीं है। ब्राह्मण वर्ण का मतलब होता है देवताओं की भक्ति करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, उनके अनुरूप अपनी जीवनचर्या को पालित करना और लोगों से बहुत ही ज्यादा सदाचार से पेश आना। इतना ही नहीं, राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति में महत्वाकांक्षा, क्रोध और उद्विग्नता के भाव भी देखने को मिलते हैं। ये इनकी कुंडली का पंचांग है। इस कुंडली में आपको मैं पहले ही बता दूं कि इस कुंडली के लिए मंगल लग्नेश होने के साथ साथ 6वें भाव के अधिपति होकर के 6वें भाव में बैठे हैं और किसी भी पापक ग्रह से उनका कोई संबंध नहीं है। लग्नेश के ऊपर तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, पर लग्न के ऊपर पंचम और धन भाव के अधिपति गुरु की दृष्टि जरूर है। चंद्रमा स्वग्रही गुरु शत्रु के घर में बैठे हैं। जिस भाव में गुरु बैठे हैं उस भाव के अधिपति शुक्र तृतीय भाव में बुध के साथ बैठे हैं, जो इस कुंडली का पापक ग्रह है। अब जरा ध्यान से समझिएगा तो इनकी कुंडली में स्थिति कैसी बनी। सप्तम भाव के अधिपति शुक्र और अष्टम भाव के अधिपति बुध। शुक्र इस कुंडली के लिए अच्छे अधिपति नहीं होते, मतलब मारकेश हो गए, और बुध वृश्चिक लग्न की कुंडली के एकादशेश और अष्टमेश होने के कारण मारक ग्रह के रूप में डबल मारक, मतलब बुध और शुक्र की दशाएं इस कुंडली के लिए मारकेश के तौर पे जानी जाएंगी। लेकिन इस कुंडली के लिए सूर्य देव बड़े अच्छे होते हैं, दशम भाव के अधिपति हैं, दशम को देख रहे हैं तो व्यक्ति को सरकारी संपत्ति और पिता का सुख बड़ा बढ़िया मिलता है। पर इसमें भी कई बार राहु के साथ बैठे होने के कारण कई बार व्यक्ति को सरकार से वो सुख और कई बार अपने बल पे जब इकट्ठा करने चलता है संपत्ति तब उसमें उसको थोड़ी दिक्कत होती है और कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। शनि द्वितीय भाव में बैठ करके और मंगल जन्म कुंडली में 6वें भाव में बैठे हैं लग्नेश होकर के। यहाँ पे मंगल का प्रभाव जाकर के अपनी राशि में वापस आ रहे हैं और यहाँ पे मित्र के साथ मित्र की राशि में 2 शुभ ग्रहों के संग बैठे हैं। पर दशमांसा कुंडली के लिए मैंने एक सूत्र बताया था कि दशमांसा कुंडली के द्वितीय भाव में या जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जब मंगल बैठे हों और उस पर चंद्रमा या बुध की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति को धन से संबंधित चिंताओं से गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, ध्यान से समझिए एकदम बिल्कुल मेरी तरफ देख के, सूर्य यहाँ दशम भाव के अधिपति हैं और शनि यहाँ चतुर्थ के अधिपति हैं। 2 केंद्रों के अधिपतियों का दृष्टि संबंध बन रहा है, लेकिन एक ने एक को देखा है, दूसरे ने दूसरे को नहीं देखा है। एक ने एक को देखा है, दूसरे ने दूसरे को नहीं देखा है। इस वजह से यह परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध नहीं बनेगा। यहां सिर्फ शनि ने राहु और सूर्य को देखा है और इतना ही नहीं, शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे मित्र की पड़ रही है, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे और 10वीं दृष्टि लाभ भाव पे। दोनों ही जगह शनि की दृष्टि पड़ जाने से व्यक्ति की आयु और व्यक्ति को छोटे कर्मचारियों का सुख मिलता है, लेकिन पिता के साथ और कई बार पिता के वैभव को वो उतना मेंटेन नहीं कर पाता है जितना उसके पिता या प्रपितामह या पितामह कर बैठे हैं।
ये राहु दादा होते हैं कुंडली में, और जन्म कुंडली के दशम स्थान से राजनीति का विचार किया जाता है। दशमेश के साथ राहु का बैठना व्यक्ति के दादा को राजनीति में उत्कृष्ट सफलता देने वाला और बहुत अच्छा धौंस जमाने वाला बना देता है। पर जब व्यक्ति की बात करते हैं तो उस पे शनि की दृष्टि और राहु के संग होने के कारण कई बार वो प्रभाव उतना उसके लिए नहीं होता, और कई बार उसके पिता के जितना वो नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति की कुंडली में धन भाव में शनि बैठे हैं, जो व्यक्ति को गंभीर काम करके धन कमाने वाला बना देते हैं। और शनि जब द्वितीय भाव में होते हैं तो कुटुंब से, धन से, परिवार से, व्यवहार से, वाणी से, भोजन से कई बार व्यक्ति को थोड़ा बहुत कष्ट या थोड़े बहुत अनियमितता में इन सभी चीजों को देखने को मिल जाती हैं। जातक के जीवन में गंभीरता तो रहती है, आयु भी अच्छी है, सुख सौख्य के योग भी बड़े अच्छे होते हैं, पर फिर भी व्यक्ति जब अपने बल पे इकट्ठा करने चलता है तो उसको थोड़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है। ये इतनी सारी चीजें हैं, मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल आराम से हूं। तृतीय भाव में शुक्र और बुध का बैठना, अष्टम भाव के अधिपति होकर के तीसरे में बैठे हैं, लाभेश होकर के तीसरे में बैठे हैं, सप्तमेश और 12वें के अधिपति होकर के तीसरे में बैठे हैं। इस पे मैंने एक सूत्र बताया था, बड़े अच्छे अच्छे सिद्धांत ज्योतिष में मर्मज्ञों ने दिए हैं, हमारे आचार्यों ने दिए हैं, जिसमें कहा है कि जन्म कुंडली के किसी भी लग्न की कुंडली के लिए तीसरे भाव में पापक ग्रह का बैठ जाना बड़ा उत्तम माना जाता है। लेकिन जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शुभ ग्रहों की राशि का बनना या जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शुभ ग्रह का बैठना व्यक्ति को वो आग नहीं देता है, वो अग्नि, उसके अंदर काम करने की उत्कंठा, वो काम करने की ऊर्जा, वो काम करने का बल, वो पराक्रम, वो साहस, वो धैर्य, वो जो विचारों में जो गति होती है, वो तीव्रता होती है गंतव्य तक पहुंचने की, वो थोड़ी कम होती है। आप चाहे कितना ही सुबह उठ करके अपने बल पे काम करने के लिए पूरा कमर कस लें, पर ये शुक्र और बुध आपको कई बार अकर्मण्य बना देते हैं। या कई बार व्यक्ति ऊंचे लक्ष्यों को सिर्फ दिमाग में सोचता रहता है, उस तक पहुंचने में उसकी दांत खट्टे हो जाते हैं, कई बार वो परेशान हो जाता है, या कई बार वो छोड़ करके क्विट कर जाता है। मतलब कहने का है कि ये कुंडली सूर्य पे शनि की दृष्टि लेके बैठी है, और तीसरे भाव में दो शुभ ग्रह, तीसरे भाव में, एकादशवें भाव में शुभ ग्रह का बैठना उतना अच्छा नहीं होता जितने कि पापक ग्रहों का बैठना अच्छा होता है, क्योंकि ये ऋषभ भाव हैं, ये त्रिक भाव हैं, ये त्रिषडाय भाव कहे जाते हैं, और इन भावों में शुभ ग्रह का बैठना उतना मजबूत साहस नहीं देता है जितना पापक ग्रह या क्रूर ग्रहों का बैठना साहस देता है। अब जरा विचार करके देखिए तो तीसरे भाव में बुध की राशि बनी होती है। अगर काल पुरुष की बात करेंगे तो यहां 3 नंबर की राशि बनती है। 3 नंबर एक ऐसी राशि है जो वायु तत्व की राशि है, द्विस्वाभाविक राशि है, तीव्र गति से प्रोग्रेस करने वाली राशि है, जहां के कारक मंगल देव होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं। यहां छोटे भाई बहन के साथ व्यापार और उनके साथ संबंध तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा, पर फिर भी कई बार व्यक्ति को अपने पराक्रम से ज्यादा किसी दूसरे के पराक्रम का सुख उसे मिलता है, उसके जीवन में ऐसा भी होता है। पंचम भाव के अधिपति स्त्री कारक राशि में बैठे हैं और केंद्र में बैठे हैं, इस वजह से पहली संतति स्त्री होती है। इतना ही नहीं, इनके ठीक पीछे मंगल बैठे हैं, और इस गुरु की 5वीं दृष्टि के बाद 7वीं और 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली में शुक्र और बुध पे जा रही है। इस वजह से व्यक्ति में धार्मिकता, बुद्धिमता, ज्ञानार्जन करने की शक्ति और शैली, लोगों को समझने का दिव्य गुण और प्रभाव, और साथ ही साथ सभी लोगों के संपर्क में रहने की दिव्य और अनूठी कला भी होती है। इसका अर्थ है कि गुरु लग्न को देख रहे हैं, बहुत अच्छा होगा। धनेश का सप्तम भाव में बैठना, धनेश और पंचमेश होकर के सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखने से धन का भी गुण आएगा, और पंचम का प्रेम का गुण भी आएगा, और व्यक्ति यशस्वी भी होता है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति के दाम्पत्य को ठीक रखेगी, और जीवन में स्त्रियों का संपर्क अच्छा रहेगा। व्यक्ति कई बार, वृश्चिक वाले जो होते हैं, उनकी जो नियति होती है वो भविष्य को लेकर के बहुत ही स्पष्ट होती है, वो बहुत ही प्रगतिशील होते हैं। कई बार इन लोगों की दशाओं में, राहु की दशा में बहुत ही बड़ा काम करते देखा गया है, और राहु की दशा में इनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। जीवन में 32वें वर्ष के बाद एक अलग तरीके का अतिरिक्त व्यापार करने का दबाव बढ़ता है, और व्यक्ति उसमें सफल भी होता है। इतना ही नहीं, कई बार व्यक्ति की एजुकेशन चाहे कितनी ही पूरी ना हो, फिर भी वो इतना ज्यादा धन बढ़िया कमा लेता है, ये वृश्चिक लग्न की बात कर रहा हूं, कि उसके आसपास उसकी उम्र में कोई भी शायद उतना धन ना कमा पाता हो। यहां तक बताने के बाद आपको मैं और भी चीजें दिखाता हूं। जैसे
इस कुंडली में धन गंभीर काम करके आएगा। लग्न जो है वो 12 डिग्री का अनुराधा नक्षत्र का बैठा है। चंद्रमा 28 डिग्री के हैं, स्वग्रही हैं, आश्लेषा नक्षत्र में प्रभाव मैंने बताया है। गुरु लग्न को, लाभ को और तृतीय को देख रहे हैं, इस वजह से विवाह शादी में कोई दिक्कत नहीं होती है। दिनचर्या अच्छी रहती है, व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, उस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। फेफड़ों से संबंधित समस्या भी कई बार होती है और कई बार व्यक्ति को जांघों से संबंधित समस्या भी होते दिख रही है राहु केतु के कारण। नवम भाव के अधिपति और नवम भाव पे कम से कम अगर देखें तो मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे नीच की जा रही है। और कई बार तो यहाँ पे द्वितीय भाव में शनि बैठने से कई बार गले से संबंधित समस्या, नेत्र की ज्योति कमजोर होने के योग, और दाम्पत्य में पत्नी सुंदर, बच्चे सुंदर, भाग्य सुंदर, पितरों का आशीर्वाद बहुत बढ़िया मिल रहा है। शनि 17 डिग्री के बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में और जन्म कुंडली के आधार पे व्यक्ति से मेहनत करवाते हुए दिख रहे हैं। शुक्र 26 डिग्री के और बुध 11 डिग्री के बैठे हैं। यहां आत्मकारक ग्रह के रूप में चंद्रमा ही परिभाषित करेंगे खुद को, और दूसरे नंबर पे डिग्री में 26 डिग्री के शुक्र बन रहे हैं अमात्य कारक ग्रह के रूप में। चंद्रमा भाग्य भाव में, गुरु केंद्र में, त्रिकोण और केंद्र में चंद्रमा का बैठना और लग्न में या केंद्र में चंद्रमा का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। भाग्यशाली होने के साथ साथ व्यक्ति सुंदर दाम्पत्य का सुख भोगता है और बहुत ही संपूर्णतया आलीशान जीवन बीतता है। शुक्र 26 डिग्री के धनिष्ठा नक्षत्र में, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में महत्वाकांक्षा और व्यय बना रहता है, जिम्मेदारी भी उसकी बनी रहती है। छोटे भाई बहनों से उनके संपर्क अच्छे रहते हैं। सूर्य 7 डिग्री के और राहु के नक्षत्र में राहु के साथ बैठे हैं, इस वजह से कई बार फेफड़ों से संबंधित समस्या होती है। हड्डियों का रोग भी व्यक्ति को परेशान करता है। राहु के साथ सूर्य के बैठने के कारण पाचन तंत्र भी गड़बड़ होता है। पंचम भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं तो व्यक्ति में प्रेम देने की शक्ति, अद्भुत कला और क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होती है। कैसे किसी का फायदा उठाना है ये इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये तिकड़मी होते हैं और हलक में हाथ डाल करके किसी से भी अपनी बात निकालने वाले होते हैं। मंगल 6वें भाव में बैठे हैं भरणी नक्षत्र के और शुक्र धनिष्ठा के बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि शुक्र और मंगल का बहुत अच्छा नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। लग्नेश ने सप्तमेश और लाभेश शुक्र के साथ अपना नक्षत्र परिवर्तन करके इस कुंडली की कमजोरी को मजबूती में बदला है, जिसके कारण व्यक्ति धनवान तो बनता ही है, साथ ही अपने विपरीत परिस्थिति को इतनी आसानी से अपने पासे में पलट देता है कि देखने वाले अचंभित भी रह जाते हैं। शुक्र और मंगल का संबंध एक दूसरे से अगर परिवर्तन का बनेगा तो बहुत ही उत्तम माना जाएगा और नक्षत्र के परिवर्तन का योग सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। राशि परिवर्तन से ज्यादा अच्छा नक्षत्र के परिवर्तन का परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलता है। गुरु अच्छे हैं। नवमांश कुंडली में तुला राशि का बनना और लग्नेश का लाभ भाव में बैठना सामान्य होगा। यहाँ राहु और केतु का बैठना भी कई बार दाम्पत्य में कमजोरी होगी। यहाँ पे गुरु भी उतने अच्छे नहीं बैठे हैं, लेकिन लग्न पे दृष्टि है और कम से कम लग्नेश के ऊपर भी दृष्टि है, इस वजह से दाम्पत्य में और रोजगार में कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति सकारात्मक रहता है और उसकी बुद्धि भी अच्छी रहती है। मंगल धन भाव में सूर्य सामने वाले पे मतलब अपने स्पाउस पे पूर्णतया विश्वास करना कई बार थोड़ा कमजोर सा लगता है या कई बार वो संपूर्ण विश्वासी नहीं भी हो पाता है। इस वजह से उनकी चपलता, उनकी चंचलता पे थोड़ी दृष्टि भी रखनी चाहिए। गुरु जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, लग्न को, लाभ को और लाभ को के साथ नवम भाव को देख रहे हैं, इस वजह से पत्नी के साथ संपर्क अच्छा रहेगा। वो धार्मिक हैं और इतना ही नहीं वो दार्शनिक भी हैं। लेकिन नवांशा कुंडली के लग्न को शनि और मंगल का पापकर्त्री लग जाने से कई बार विवाह में कमजोरी भी आएगी या कई बार व्यक्ति की दिनचर्या या कई बार इसका एक नेगेटिव पक्ष होगा कि पत्नी का स्वास्थ्य परेशान होता है या कई बार उनके साथ मतभेद में भी जाया जा सकता है या जा रहे हैं या जा सकते हैं, नहीं जाना है। उनका संपूर्ण उपभोग और उनका संपूर्ण सुख आपकी कुंडली में लिखा है। सप्तम भाव में बुध बैठे हैं। मंगल सप्तमेश होकर के द्वितीय भाव में पत्नी को भी कारोबार में या उनके नाम पे भी संपत्ति वगैरह इकट्ठा करना चाहें तो निश्चित रूप से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दशमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति का धन में बैठना बहुत उत्तम माना जाएगा, जो व्यक्ति को कारोबार में बहुत अच्छा धन देता है। और इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के चौथे भाव में गुरु का बैठना, यहाँ धनेश होकर के बैठना, लग्नेश का धन भाव में बैठना, गुरु का प्रभाव शनि और शुक्र के प्रभाव से प्रभावित होना, इस कुंडली का व्यापार पक्ष निश्चित रूप से अच्छा है। हार्डवेयर का काम, लकड़ियों का काम, फर्नीचर का काम, तोशक, तकिया, गद्दा, रजाई, इस तरीके का कोई भी काम व्यक्ति को बहुत अच्छा और उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो चंद्रमा से संबंधित कोई भी कारोबार कर सकते हैं। आगे आने वाली दशाओं में
उसका भी लाभ व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलेगा। आपके चंद्रमा आपको सदैव धन देते रहेंगे, भाग्यशाली बनाते रहेंगे। पितरों का आशीर्वाद, मंत्र का जप, धार्मिक अनुष्ठान, मांगलिक कृत्य, ये सब इस कुंडली में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। दशाओं के क्रम में मंगल, सूर्य, चंद्रमा और गुरु के साथ इस कुंडली में राहु की दशा भी खराब नहीं जाएगी। कुछ हद तक बड़े भाई छोटे भाई के मामले में शुक्र और बुध की दशाएं भी अच्छे जाएंगे। इसके अतिरिक्त बड़े भाई बहनों से मेहनत का योग बना हुआ है, छोटे भाई से ज्यादा सुख बना है। आपकी कुंडली में शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं, अपनी गंभीरता कभी भी खोइएगा मत। शनि की दृष्टि सप्तम, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पे है, इस वजह से आयु है। अपने धन के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा ना करिए। पैतृक संपत्ति को मेंटेन कैसे किया जाए इस पे ज्यादा फोकस बढ़ाइए। और अगर बन पड़े तो अपने व्यापार में आप जितना ज्यादा आगे जाना चाहते हैं निश्चित रूप से जाइए। समाज सेवा, लोगों की सेवा करना, धर्माचरण करना, तीर्थ में जाना, दान करना, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना, ये सब आपकी कुंडली के लिए उत्तम उत्तम होगा। गुरु की दृष्टि लग्न पे आपको यशस्वी, बुद्धिमान, ज्ञानी, गंभीर और गूढ़ चिंतन करने के साथ शास्त्र के मर्म को समझने वाला भी बना रही है। जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि सूर्य पे, शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे और शनि की दृष्टि लाभ भाव पे आपको लाभान्वित करने के साथ साथ भवन, भूमि, वाहन और इसके अतिरिक्त व्यक्ति को रत्नों का जानकार, ज्योतिष विद्या की समझ, गंभीरता से अपनी जबान से दी हुई बात पे कभी भी पलटने नहीं वाला बना देते हैं। शुक्र और बुध का जन्म कुंडली में तीसरे भाव में प्रभाव, गुरु से दोनों दृष्ट हैं। इस वजह से इस कुंडली में लोगों का आदर, बड़ों का सम्मान, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों की आराधना, देवताओं की पूजा, मंत्रों का जप, ये सदैव ही व्यक्ति के जीवन में चलता और रहता रहेगा। ये कुंडली कभी भी हतोत्साहित नहीं होगी। ये कुंडली किसी भी विपरीत परिस्थिति से अपने आप को कभी उल्टा नहीं रखेगी। ये कुंडली सदैव ही अपनी गंभीरता के लिए समाज में जानी जाएगी। इतना ही नहीं, ये कुंडली सदैव अपने ही व्यापार से बिना किसी के लाभ के, बिना किसी के नुकसान के सदैव अपने लाभ के मार्ग को प्रशस्त भी करेगी। इस कुंडली में अगर आगे मैं बात करूं, अष्टक वर्ग की चर्चा अगर कर दूं, तो जो ग्रह जैसे बैठे हैं उसके आधार पे जो अंक उन्हें मिल रहा है, आपका व्यक्तित्व तो बिल्कुल ठीक है, उसको ऐसे ही बना करके रखना चाहिए। आपकी कुंडली में धन सदैव ही रहेगा, उसको सही जगह पे सदैव ही खर्च करना चाहिए। सदैव इस कुंडली में गणेश जी की पूजा, देवी मैया के मंदिर का दर्शन, अपने पराक्रम को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। संपत्ति अपने नाम पे इकट्ठा न करने से ज्यादा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के नाम पे भी इकट्ठा कर सकते हैं, माता के नाम पे भी किया जा सकता है। अपने जन्म स्थान पे रह करके ही आपको धन कमाने की योग्यता है, आपको कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कुंडली में अपनी बुद्धि को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए तो और भी ज्यादा उस पे काम अच्छा रहेगा। ये कुंडली नौकरी अच्छा कर सकती है और व्यापार भी कर सकती है। हालांकि नौकरी से ज्यादा बढ़िया अंक व्यापार का मिल रहा है। आप घबरा जल्दी जाते हैं, इसको थोड़ा गंभीर करना चाहिए। अपनी चीजों पे रिसर्च करिए, समय की आवश्यकता को समझिए, बाजार के मांग को समझने की आवश्यकता है। अभी आप खुद के मेहनत को और बढ़ा सकते हैं, रिसर्च पेपर पे करिए, दिमाग में नहीं। अगर बन पड़े तो शिव जी की पूजा, शिव जी को तांबे का नाग, और अगर शिव जी के मंदिर को धोने पोछने का काम अगर बन पड़े तो ये आपकी कुंडली के भाग्य के बल को वृद्धि में और भी ज्यादा रखने वाले हो जाएंगे। ये कुंडली करियर में थोड़ी मेहनत ज्यादा करवाएगी, देगी थोड़ी कम। वैसे प्राप्त आपको यथाविधि बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ है। पैतृक संपत्ति का सुख इस कुंडली में निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और विदेश जाने की कोई आवश्यकता इस कुंडली में नहीं है। इस कुंडली के लिए अंक सदैव 9 अच्छा रहेगा। नक्षत्र के आधार पर अगर बात कर दूं तो आश्लेषा को छोड़ करके अगर इस कुंडली में नक्षत्र में मैं चर्चा कर दूं तो अनुराधा, श्रवण, शतभिखा नहीं भरणी और रेवती के साथ पुनर्वसु और पुष्य के साथ उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दिन इस कुंडली के लिए सोमवार और मंगलवार के साथ रविवार का बहुत अच्छा है। उग्रता से ये कुंडली मुक्त है, मतलब ये कुंडली उग्र नहीं है। कठोर बोल सकती है द्वितीय भाव में शनि के कारण, पर पैतृक संपत्ति को मेंटेन करना आपके ऊपर सदैव दबाव बनाएगा। किसी को भी बेचने खरीदने की आवश्यकता आपकी पैतृक संपत्ति को बिल्कुल भी नहीं है। ये इतनी सारी चीजें हैं। अभी आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा लगातार 10 साल 2024 के अप्रैल से आ रही है। मेहनत करिएगा। इनको बल देने के लिए अगले लगातार 10 साल तक शिव मंदिर को धोना पोंछना चाहिए और अगर हो सके तो प्रत्येक नागपंचमी को विधिवत देवता नाग देवता की पूजा करें। वासुकी नाग का दर्शन करें, जो बैद्यनाथ धाम में हैं उनका दर्शन अवश्य करें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।